सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर अगेन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक बच गया था, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फीयर पे, स्ट्रेटोस्फीयर पे और मेसोस्फीयर पे। दिस इज ट्रोपोस्फीयर, दिस इज स्ट्रेटोस्फीयर एंड दिस इज मेसोस्फीयर। इसके हमने करेक्टरिस्टिक भी देख लिए थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर भी हम देख चुके थे। अगर किसी ने देखा तो पहले प्रीवियस क्लास देख लीजिए, फिर जाके आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोस्फीयर पे और एक्सोस्फीयर पे। देखिए फ्रेंड, जो थर्मोस्फीयर होती है, थर्मोस्फीयर की जो नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, जब हम बोले हाफ लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। ठीक है, इसी लेयर को, थर्मोस्फीयर की जो हाफ पार्ट होता है, ठीक है, जो आधी लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। कभी कभी कुछ बुकों में अलग आयनोस्फीयर अलग होता है, थर्मोस्फीयर अलग होता है, बट आयनोस्फीयर लेयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। ठीक है, अब फ्रेंड्स, थर्मोस्फीयर में क्या होता है, जो आयनोस्फीयर में क्या होता है, थर्मोस्फीयर की इंपॉर्टेंट एक ही जो करेक्टरिस्टिक है वो आयनोस्फीयर के हैं। तो आयनोस्फीयर में हम देखते हैं क्या क्या होता है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सोस्फीयर। ठीक है, दिस इज आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में फ्रेंड्स अगर हम देखें तो आयनोस्फीयर में आइंस, आइंस किसको बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। कोई भी जो कम्युनिकेशन है, अगर आपको रेडियो वेव्स के थ्रू अगर कोई कम्युनिकेशन करना है, किसी वेव के थ्रू आपको कम्युनिकेशन करना है, फॉर एग्जांपल जो आप फोन पे कम्युनिकेशन करते हो, जो आप टीवी पे कोई भी कम्युनिकेट हो रहा है, या किसी भी डिवाइस पे आपका कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रेंड्स, वो इससे आयनोस्फीयर के थ्रू होता है। ठीक है, आयनोस्फीयर एक ऐसा जोन है जो आपको हेल्प करती है किससे? कम्युनिकेशन करवाने में। ठीक है, ये देख लीजिए, दिस इज आयनोस्फीयर। ठीक है, जो भी हमारे पास कोई भी सिग्नल भेजने वाला, अगर कोई एंटीना है या कोई टावर है, तो उसका जो सिग्नल है सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? आयनोस्फीयर में। अब आयनोस्फीयर में वो ट्रेवल करेगा, उसके बाद वो वापस अर्थ सरफेस पे आएगा। ठीक है, तो आयनोस्फीयर इज अ लेयर विच इज हेल्प अस फॉर कम्युनिकेशन। और आयनोस्फीयर में क्या होता है? आयनोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस। ठीक है, दिस लेयर इज डिफाइंड एज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ दैट इज आयोनाइज्ड बाय कॉस्मिक एंड सोलर रेडिएशंस। ठीक है, सोलर रेडिएशंस और जो कॉस्मिक्स होते हैं उसके आयंस होते हैं यहाँ पे, और आयंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन में ये हमें हेल्प करता है। इट इज द पोजीशन बिटवीन 80 एंड 40 100 किलोमीटर। ये कहाँ पे आपको मिलेगी? ये मिलेगी आपको स्पेस में 80 टू 400 किलोमीटर के बीच में, मिसोपोस से ऊपर। ठीक है, मिसोपोस और थर्मोस्फीयर के बीच में। ठीक है, तो मेन जो करेक्टरिस्टिक हैं थर्मोस्फीयर के, वो आयनोस्फीयर की, थर्मोस्फीयर की जो लोअर लेयर होती है आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर में क्या होता है? हमारा कम्युनिकेशन के काम आता है, या यहाँ पे आयोनाइज होता है, जो कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में क्या होता है? एक्सोस्फीयर इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे जो बाहर की आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। इसके बाद आउटर स्पेस आ जाता है, the zone where molecules and atoms escape into space mentioned as the exosphere। ठीक है, ये एक ऐसा जोन है जहां पे एटम्स जो है वो escape हो जाते हैं। ठीक है, गुम हो जाते हैं। it extends from the top of the thermosphere up to 10,000 किलोमीटर। ये कहां तक फैली होती है एक्सोस्फीयर? जो थर्मोस्फीयर है उसके टॉप से लेके, ठीक है, ये हमारी अर्थ के ऊपर पहली कौन सी थी? ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर। अब ये थर्मोस्फीयर से कहां तक होती है? थर्मोस्फीयर से लेके 10,000 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहां देख लीजिए, दिस इज थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर से लेके कहां तक फैली हुई है? 10,000 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर स्पेस। ठीक है, तो ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक ऑफ
डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर के, फिर स्ट्रेटोस्फीयर के, मेसोस्फीयर के और थर्मोस्फीयर के, और सबसे लास्ट में एक्सोस्फीयर के। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में जितनी वेदर एक्टिविटीज हैं वो सारी ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, फ्लाइंग जोन होता है, और उसके साथ साथ वहाँ पे यूवी रेज को इससे हमें बचाने वाली ओजोन लेयर वहाँ पे मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें मेसोस्फीयर, तो मेसोस्फीयर में क्या चीज़ थी, जहाँ में मेट्रो मिलते थे हमें, अराउंड घूम रहे थे। उसके साथ साथ थर्मोस्फीयर में हमने देख क्या था, थर्मोस्फीयर की जो लोअर लेयर है वहाँ पे क्या होता है, उसमें आयोनाइजेशन होती है जो हमें कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करती है। ठीक है, और एक्सोस्फीयर में क्या होता है, जो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड, आज के नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड देखिए, दो तरह से अर्थ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अर्थ, और हमारी अर्थ की लैटिट्यूड्स हैं डिफरेंट। जो हमारी अर्थ पे एक तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा हॉरिजेंटली और एक होगा वर्टिकली। जब हॉरिजेंटली होता है तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड के हिसाब से, यानी जब हम 0 डिग्री इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएं, या हम इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ की तरफ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर की जो सिचुएशन होती है इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजेंटली। एक फ्रेंड्स होता है जब हम फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस से जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, ठीक है, यानी कि हवा में, स्पेस में हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं, एक होता है ये है लैटिट्यूड की। अगर लैटिट्यूड की ओर से देखें तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं जब हम अर्थ सरफेस से एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे मूव करें तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजेंटली। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स जो है वो टेम्परेचर, जो हमारी अर्थ के टेम्परेचर है, दो चीजें मेन उसको अफेक्ट करती हैं। एक तो लैटिट्यूड और दूसरा नंबर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे अर्थ सरफेस से, यानी आप माउंट एवरेस्ट पे जाते हो, जब आप हवा में ट्रोपोस्फीयर में जाते हो, स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हो, मेसोस्फीयर में जाते हो, तो वो वहाँ पे अफेक्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी कल पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर घटता बढ़ता, मतलब कम ज्यादा होता रहता है, कभी बढ़ेगा, कभी डिक्रीज करेगा, कभी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक लैटिट्यूड यहाँ पे इफेक्ट करेगी और एक एल्टीट्यूड। तो जो एल्टीट्यूड पे, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे यानी कि जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। और एक डिस्टेंस फ्रॉम सी, एयर मास, ठीक है, एक ये भी इसको अफेक्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट, ठीक है, और लोकल एस्पेक्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारी अर्थ पे मेनली 4-5 ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से अर्थ के किसी पार्ट का हो सकता है, इस पार्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम हो जाए, इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा हो जाए। तो 5 एस्पेक्ट्स हैं, 5 चीजें हैं जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं, या तो उसको कम होने में हेल्प करेंगी या बढ़ने में। ठीक है, या तो उसको इंक्रीज करेंगी या कम करेंगी। सबसे पहले क्या है, लैटिट्यूड्स, उसके दूसरे नंबर एल्टीट्यूड, तीसरे नंबर क्या है, डिफरेंस फ्रॉम सी, यानी कि वो चीज सी या ओशियन से कितनी दूर है कोई प्लेस, तो उससे भी पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रेजेंस ऑफ वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, ओशियन में जो वार्म करंट चलती हैं और कोल्ड करंट चलती हैं, तो वो भी अफेक्ट करती हैं हमारे अर्थ के टेम्परेचर को। ठीक है, उसके बाद लोकल एस्पेक्ट्स, कुछ कहीं जगह पे लोकल विंड्स चलती हैं, जैसे लू हो गई, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी अदर विंड्स हैं, तो वो विंड्स भी फ्रेंड्स अफेक्ट करती हैं हमारे अर्थ के टेम्परेचर को। तो पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करती है, यानी कि हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए फ्रेंड, फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज आर्कटिक सर्कल, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ। अब जैसे ही फ्रेंड्स आपको पता है, अगर हम बात करें जनवरी के टाइम पे, तो जनवरी के 1 जनवरी में इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे
दिसंबर जनवरी के टाइम पे यहाँ पे सन की रेज सीधी पड़ती है, कहाँ पे, इक्वेटर पे। इक्वेटर में हमने कॉस्मोलॉजी में पढ़ा था कि सन 2 बार सीधा पड़ता है, सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे 2 बार पड़ती है, यानी कि 6 मंथ। एक सीजन कितने का होता है, 3 मंथ का होता है। 4 बार जो सन है उसकी रेस डायरेक्टली 4 टाइम यानी कि 3 महीने के अलग अलग 4 सीजन में अलग अलग जगह फॉल करती है। तो यहाँ पे 2 बार डायरेक्टली सन की रेस पड़ेंगी, एक इक्वेटर पे, एक तो जनवरी में, ठीक है, उसके बाद एक छोड़ दो मार्च का छोड़ दो, उसके बाद फिर से सितंबर में पड़ेंगी, ठीक है, यानी कि 6 मंथ बाद ये वापस यहाँ पे सीधी डायरेक्टली यहाँ पे सन रेज पड़ेंगी। अब 2 बार पड़ने से सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर वो होगा वो कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है हमारी अर्थ। जैसे ही आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, और जैसे ही आप इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाओगे तब भी टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। when we will move from equator to both pole north and south, टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि इक्वेटर पे देखो, क्यों, इक्वेटर पे सन 2 बार डायरेक्टली फॉल कर रहा है तो यहाँ पे गर्मी होगी। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 1 बार पड़ रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 1 बार पड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगी, इक्वेटर पे, जहाँ 6 महीने लगातार पड़ रहा है। जहाँ एक बार पड़ रहा है तो यहाँ पे उससे कम होगी, यहाँ पे डायरेक्टली पड़ता ही नहीं बिल्कुल 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल कम और कम हो जाएगी, और 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे तो बिल्कुल पहुंचती नहीं है सन की रोशनी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा रीजन होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं वो कैसे अफेक्ट करती है टेम्परेचर को। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम देखें अल्टीट्यूड, अब देखिए जो अल्टीट्यूड है, जैसे हमारी ये अर्थ सरफेस है, अर्थ से ऐसे ऊपर बिल्कुल आप हवा में अगर जाते हो फ्रेंड्स, ठीक है, दिस इज अवर अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस से मैं हाई अल्टीट्यूड पे जा रहा हूँ तो जैसे जैसे फ्रेंड्स मैं अर्थ सरफेस से अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा हवा में, मैं किसी माउंटेन पे जाऊंगा, ओशियन लेवल से 1 किलोमीटर अगर मैं ऊंचाई पे जाता हूँ तो 6 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 2 किलोमीटर ऊपर गया तो 12 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, 3 किलोमीटर ऊपर गया तो 18 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं 10 किलोमीटर ऊपर जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो ओशियन लेवल के यानी कि अर्थ सरफेस पे था उसके कंपेयर में 60 डिग्री टेम्परेचर आपको कम मिलेगा 10 किलोमीटर हवा में। जब आप अगर माउंट एवरेस्ट पे जाते हो तो वहां पे आपको लगभग 50 डिग्री कम टेम्परेचर मिलेगा एज कंपेयर टू अर्थ सरफेस, यानी कि अगर आप ओशियन के लेवल में होते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है। यहाँ पे भी क्या करोगे, जैसे ही आप लैटिट्यूड में हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में जाओगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज, ठीक है। हायर लैटिट्यूड इसको बोलते हैं और इनको लोअर लैटिट्यूड बोलते हैं, जो नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाई अल्टीट्यूड में जाते हो फ्रेंड्स, हाई अल्टीट्यूड में जैसे ही आप जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, when we will move from higher altitude टेम्परेचर विल डिक्रीज, फिर भी क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ऐसे ही सेम फ्रेंड्स जब अगर हम देखें डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड एयर मासेस सर्कुलेशन, अगर कोई ओशियन बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया है, अब इंडिया के पास में ओशियन है एक साइड, जिस रीजन में ये इंडिया है, अब इंडिया के अराउंड नीचे साउथ इंडिया में सारा ओशियन है, ठीक है, बट यहाँ पे ओशियन नहीं है ऊपर, ठीक है, वेस्ट में और नॉर्थ में ओशियन नहीं है। तो जहाँ पे ओशियन होगा फ्रेंड्स किसी भी लैंड मास के पास में, उस ओशियन से क्या होगा, ठंडी हवाएं आएंगी। पानी कभी भी, पानी में एक क्षमता होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता और बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता, ठीक है। अगर वहां पे कंटिन्यूसली धूप यानी कि अगर गर्मियों का सीजन चल रहा है, सनरेज सीधी पड़ रही है, तो 1-2 महीना पड़ेंगे, उसके बाद जाके पानी जो है वो गर्म होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और ठंडा भी जब सर्दी आ जाएगी तो 1-2 महीना लगातार सर्दी होगी तो तब जाके पानी ठंडा होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। बट अर्थ की अलग तरीका होता है, जो लैंड मास है वहां पे क्या होगा, दिन को गर्मी पड़ेगी बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा वो लैंड मास, और रात को सर्दी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब पानी बहुत लेट ठंडा और बहुत लेट गर्म होता है
तो जब अगर यहाँ पे गर्मी पड़ गई, ठीक है, सन की सीधी रेस पड़ रही है, गर्मी पड़ गई चेन्नई में, तो यहाँ से ठंडी हवाएं आएंगी, ठीक है, ओशियन है आसपास, तो यहाँ से ठंडी हवाएं आएंगी, इसीलिए इस रीजन को ज्यादा गर्म नहीं होता और यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्दी हो गई, अब सर्दी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, सर्दियों का मौसम आ गया, तो यहाँ पे ओशियन अभी गर्म होगा, ठीक है, तो ओशियन से गर्म हवाएं यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे सर्दी को कम कर देंगी। तो देखिए जैसे ही ओशियन के पास और जैसे ही आप ओशियन से दूर जाओगे तो वहां पे हो सकता है जो लैंड मास पे अगर ज्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है तो वो ज्यादा गर्म होगी और कम पड़ रहा है तो कम, ठीक है। तो ओशियन से जितने हम ओशियन के पास कोई लैंड मास होगा तो उसका इफेक्ट होगा, यानी कि वो टेम्परेचर को ना तो बढ़ने देगा, अगर गर्मी है तो सर्दी है तो टेम्परेचर को इतना जल्दी डिक्रीज भी नहीं होने देगा। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स देखें प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट, अब क्या होता है ओशियन में, जैसे ये एक लैंड मास है, इसके अराउंड में ओशियन है पूरा, ठीक है। अब इस ओशियन में क्या होती है, डिफरेंट करंट्स चलती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, डिफरेंट करंट चलती है, सर्कुलेशन चलता है करंट का, कुछ होते हैं वार्म करंट और कुछ होते हैं कोल्ड करंट। अब ये हम पढ़ेंगे ओशोनोग्राफी में। कोल्ड करंट मोस्टली फ्रेंड्स चलते हैं नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वेटर की ओर, और जो वार्म करंट है वो चलते हैं इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा धूप पड़ती है, ज्यादा गर्मी होती है, वहां पानी गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, तो वो गर्म पानी पोल की तरफ जाता है, ठीक है, ठंडे पानी की ओर। और जो ठंडा पानी होता है, पोलों पे बर्फ जमी हुई है, तो यहाँ से जो ठंडा पानी है उसकी लहर कहाँ आती है, इक्वेटर की ओर, तो इसी को हम बोलते हैं वार्म और कोल्ड करंट्स। अब ये वार्म और कोल्ड करंट्स भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। जैसे कोई ये लैंड मास है, इक्वेटर के पास कोई लैंड मास है, तो अगर इसके पास से कोई कोल्ड करंट जा रही है, ठीक है, तो उस कोल्ड करंट पे वो ओशियन को कोल्ड करेगी और वहां से जो हवाएं जाएंगी वो भी ठंडी हो जाएगी, तो उस जो लैंड मास का टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगर कोई कहीं आसपास किसी लैंड मास के पास से हॉट यानी कि वार्म करंट जा रही है, ठीक है, जैसे ग्वाइना जगह का नाम है, जहाँ आप साउथ अमेरिका के वेस्ट पार्ट में जहाँ पे एंडीज माउंटेन है उसके पास से एक वार्म करंट जाती है, ठीक है। अब वो वार्म करंट कभी कभी क्या करती है, उस जगह का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जहां से वार्म करंट निकलेगी वहां उस जगह का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उसको क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। अगर यहाँ से कोल्ड करंट निकलेगी तो वहां का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उसको क्या कर देगी, और डिक्रीज कर देगी। तो यानी कि वार्म करंट और कोल्ड करंट से भी टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, अगर लोकल एस्पेक्ट, कुछ रीजन में क्या होता है लोकल एस्पेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पंजाब और जम्मू या नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, गर्मियों में लू चलती है, ठीक है। लू क्या होती है, वार्म विंड चलती है, ठीक है। अब ये वार्म विंड जब चलती है, ये आती किसी दूसरे रीजन से है, ऐसे जगह से जहां बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो वहां से वार्म विंड चलेगी। अब विंड आएगी तो जो हमारा पंजाब का, जो जम्मू कश्मीर का, जो हिमाचल का कुछ रीजन होता है उसको भी वार्म कर देती है, उसको भी ज्यादा, उसका टेम्परेचर जितना उसका एवरेज टेम्परेचर था उससे इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो ये भी कुछ लोकल एस्पेक्ट होते हैं, और भी बहुत सारी जगह ऐसी है, ठीक है। कभी कभी एक वर्ल्ड में अगर देखें तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो वहाँ का डेजर्ट है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उस डेजर्ट से वार्म विंड्स आती है और मेडिटेरियन के आसपास जो रीजन है उसको गर्म कर देती है, ठीक है। जो एवरेज टेम्परेचर था उसको इंक्रीज कर देंगे। तो ये होते हैं कुछ लोकल एस्पेक्ट। कुछ कोल्ड विंड्स भी होती है, ठीक है, बहुत सारी कोल्ड विंड्स भी होती हैं, यानी कि कुछ अल्प्स माउंटेन है यूरोप में, तो वहाँ से कोल्ड विंड आती है यूरोप वाली साइड, तो वहाँ पे ठंडा करती है। या फिर नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन से और एंडीज माउंटेन से कोल्ड विंड आती है, तो वो वहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ये लोकल विंड्स होती हैं, कुछ लोकल एस्पेक्ट इनको बोलते हैं, तो ये भी अफेक्ट करते हैं हमारे टेम्परेचर को फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये अगर हम देखें तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है जनवरी के मंथ में, लैटिट्यूड के हिसाब से जो हमने पढ़ा था लैटिट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे देखो कितना होगा, जनवरी में 30 डिग्री होगा, इक्वेटर के आसपास 30 डिग्री है। जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पहुंच के कितना हो गया, -25 डिग्री, -25 डिग्री, कितना ज्यादा मतलब फ्लक्चुएशन आई, ठीक है। जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं तो यहाँ भी कितना है, नीचे यहाँ देख सकते हो आप 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है।
ऐसे एक और दिखा देता हूँ आपको जुलाई का। जुलाई के मंथ में हमारे इंडिया में से यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर होगा। और जैसे ही आप ऊपर जाते हो, ठीक है, ऊपर जाओगे तो फिर से डिक्रीज होगा और नॉर्थ पोल में आपको 0 डिग्री मिलेगा। बट अब जब नीचे जाओगे साउथ पोल में तो और ज्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि इस टाइम पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में है सूरज की सीधी रेज पड़ रही है। तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे बहुत तिरछी रेज पड़ेंगी नीचे, तो यहाँ पे आपको माइनस में मिलेगा या 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, बिलो 0 डिग्री। तो ऐसे जब हम नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है और यहाँ भी ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर जब भी हम लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब हम अल्टीट्यूड, हायर अल्टीट्यूड पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है, स्पेस में या किसी माउंटेन पे, तो टेम्परेचर क्या करेगा, तब भी डिक्रीज करेगा। जब हम ओशियन से, कोई ओशियन अगर लैंड मास में ज्यादा गर्मी है तो ओशियन पास है तो वहां भी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कोई कोल्ड करंट है पास से जा रही है किसी लैंड मास से तो वहां का टेम्परेचर भी क्या होगा, नॉर्मल से डिक्रीज होगा। अगर कोई वार्म करंट जा रही है तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स, कोई लोकल एस्पेक्ट है, कोई लोकल विंड्स है, अगर वो विंड गर्म है तो वहां का नॉर्मल टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करेगी, अगर कोल्ड विंड आ रही है तो वो डिक्रीज करेगी नॉर्मल टेम्परेचर को। तो ये था टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ। यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स बहुत बार, तो इसको ध्यान से समझ लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी।